जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। गाओ झूमी झूमी तेरी जय जयकारी हो, अरे गाओ झूमी झूमी तेरी जय जयकारी हो। आहा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। हम छो तेरा बीरा धर्म नम धीरा, हम छो तेरा बीरा धर्म नम धीरा, हम छो तेरा बीरा धर्म नम धीरा। कृष्ण जी को चक्र छो हम, कृष्ण जी को चक्र छो हम, राम जी को तीरा तेरी जय जयकारी हो। हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। हरिया शारी शारू मजा बारी, यू हरिया शारी शारू मजा बारी। छल छलानी गाड़ गधर, छल छलानी गाड़ गधर, तड़ तड़ छो धारी तेरी जय जयकारी हो। घाटी के रूप सामाटी कै धुरक घाटी, कांवटी का लग पूजा छन, कांवटी का लग पूजा छन, ठाड़ हुलार बाटी तेरी जय जयकारी हो। हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। सब तर चल छो शुबागु कारल छो, हम सब तर चल छो शुबागु कारल छो। बांध कफन जो नाचिनी, बांध कफन जो नाचिनी, हम यशवल जल छो तेरी जय जयकारी हो। हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। गाओ झूमी झूमी तेरी जय जयकारी हो। रख दो जहाँ पे कदम, घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम
जीने लगे फिर से हम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। अपने इष्ट देवता का और अपने पितरों का स्तुति करते हुए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मेरे स्वागत के उपलक्ष्य में इतनी अच्छी तैयारियां कर रखी थी। मेरी जो जड़ें हैं वो जड़ें यही हैं और ये जो सफलता मुझे मिली है वो मेरे पितरों के आशीर्वाद के बिना, मेरे इष्ट देवता के आशीर्वाद के बिना और आप सभी के आशीर्वाद के बिना वो संभव नहीं थी। और मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा और निश्चित रूप से इस परिवेश के लिए और आप सभी लोगों के लिए मेरा जीवन हमेशा समर्पित रहेगा। धन्यवाद। आज हमारी खास मुलाकात श्री गौरव छिमवान जी के साथ है, जिनका इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके आईएएस में चयन हुआ है। सर्वप्रथम तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको नमस्कार करना चाहते हैं। हमारे साथ छिमवान जी के सम्मानित पिताजी श्री थानेंद्र छिमवान जी हैं, उनकी माता जी, आपका नाम गीता छिमवान जी हैं। हम आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएँ देते हैं। छिमवान जी, हमारी ओर से एक छोटा सा है गिफ्ट आपके लिए, इसको स्वीकार कीजिएगा। आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। सबका खास मुलाकात करने आए हैं। बाकी इंट्रोडक्शन हमारे शर्मा जी ने दे दिया है और मैं इनकी भेंट करके इन पुच्छ गुरु को भेंट करता हूँ। तो एक सवाल करना चाहता हूँ। आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, आपका परिचय, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपसे आपके बारे में जान सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए समय निकाला। मेरा नाम गौरव छिमवाल है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के काकड़ीघाट नामक स्थान का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो उनकी एक छोटी सी दुकान है काकड़ीघाट नामक स्थान पर ही। मेरे पिताजी की काकड़ीघाट नामक स्थान पर ही दुकान है और माताजी मेरी आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं। और हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी दीदी जो हैं वो उन्होंने पैरामेडिकल किया है, वो ऑप्टम हैं अभी हल्द्वानी में। और उसके बाद मेरे बड़े भाई जिन्होंने बीटेक किया हुआ है तो वो अभी सिविल इंजीनियर हैं। मैं सबसे छोटा हूँ भाई बहनों में और इन्हीं पृष्ठभूमि में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली है। सुना है
कि आपने प्रारंभिक अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण स्कूलों से प्राप्त की है। आपने कौन कौन से विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की और किन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्लास 1 से लेके 5th तक मैंने यहाँ पर काकड़ी घाट नामक स्थान पर एक NSM पब्लिक स्कूल है, वहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके पश्चात 6th 7th 8th मैंने सरस्वती विद्या मंदिर सोयालवाड़ी से अपनी कक्षाएं वहाँ संपन्न की। उसके पश्चात मैंने 9वीं 10वीं की कक्षा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगांव यहीं पर पास में है, वहाँ से मैंने अपनी 9वीं 10वीं की कक्षा की। और उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने राजकीय इंटर कॉलेज ढोकाने से मैंने अपनी 11वीं 12वीं की कक्षाएं मैंने संपन्न की। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन में BSc किया हुआ है, जो कि मैंने शोभन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा से संपन्न किया। और इसके पश्चात ही 2019-20 से करीब मैं तैयारी की इस समर में कूदा। और इसी के साथ साथ मैंने इग्नू से MA किया है हिंदी लिटरेचर विषय में, और वही सब्जेक्ट मेरा UPSC की परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। आदरणीय छिमवाल जी के पिताजी में हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि गौरव जी अपनी पढ़ाई के दौरान उनका जो है रिजल्ट और उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, आप थोड़ा उस बात पर प्रकाश डालने की। कक्षा 1 से लेकर हाई स्कूल इंटर जो भी इसने परीक्षा की, सब में प्रथम स्थान इसने पाया और सारे विषयों में उत्तीर्ण रहा। और बाकी पढ़ाई में अधिक रुचि थी इसकी, अच्छा सम्मान पाया पढ़ाई में भी। और कक्षा में स्थान अच्छा होने से इसको पुरस्कार भी मिलते रहे और मान सम्मान इसने माता पिता का बढ़ा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आदरणीय छिमवाल जी की माता जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानना चाहेंगे गौरव जी का बचपन से इस रैंक तक जाने में किस हिसाब से अपने घर में वो एडजस्ट होकर भाई बहनों के साथ रहते थे और कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे अन्य काम करते थे, थोड़ा संक्षेप में हमें बताने की कोशिश करें। गौरव पढ़ने में बचपन से ही ठीक था जी। ये हर समय मतलब नंबर 1 रिजल्ट निकलता था इसका। और पढ़ाई में बहुत रुचि थी इसकी। इसे बोला इसके पापा ने B.Tech कर ले, BSc कर, मैं B.Tech को कर ले, B.Ed कर ले। इसने कहा इसकी UPSC में ही रुचि काफ़ी थी, UPSC करने का इसको बहुत शौक था। आज इसने UPSC निकाला, इसने हमारा नाम भी रोशन किया, अपना नाम भी रोशन किया। गौरव जी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि UPSC का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या कहते हैं भगीरथ प्रयास से ही हासिल किया जा सकता है उसको, उसकी तैयारी आपने कब से शुरू की और कैसे की, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। 2019 के लास्ट से मैंने ये तैयारी शुरू की और मैं तैयारी की शुरुआती समय में दिल्ली गया, लेकिन उसके तुरंत 1-2 महीने बाद कोविड आ गया था। तो अब कोविड आ गया था तो फिर लॉकडाउन लग गया पूरे देश में, तो कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे। फिर मैं भी घर आ गया था। फिर मैंने ऑनलाइन ही अपना ये पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलाए रखा। और 2000 शुरुआती मेरे 3 अटेम्प्ट इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उसमें प्रश्न पत्र 2 होता है CSET, तो वो मैं हर बार फेल कर रहा था। लेकिन ये चौथा प्रयास में मैंने जैसे CSET पे अपनी कमियों को मैंने काफ़ी काम किया इस पर, और इसके पश्चात प्रीलिम्स में मेरा क्वालिफाई हुआ। फिर मेंस में भी काफ़ी अच्छे अंक रहे मेरे, मेंस भी क्वालिफाई हुआ और फिर इंटरव्यू भी क्वालिफाई हुआ। तो समय लंबा रहा, लेकिन अंततः जो मैं हासिल करना चाहता था मैं वो कर पाया। और इसमें मेरा मानना है कि प्रयासों की निरंतरता, कंसिस्टेंसी, लगातार 4-5 साल तक इस एक युद्ध में बने रहना, ये मेरे को लगता है निरंतरता जो मेरे इन प्रयासों में रही वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि मैं इस सफलता को प्राप्त कर पाया। जो आज के विद्यार्थी या जो भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आने की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छे नंबर लाने के लिए या टॉप पर रहने के लिए आपके उनके लिए क्या सुझाव होंगे, वो कैसे तैयारियाँ करें? मेरा ये मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम में यदि सफल होना है तो उसकी कुंजी है सिलेबस, और सिलेबस से संबंधित जो पाठ्यक्रम है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इन 3 चीज़ों पर आपकी कमांड होनी चाहिए।
और जैसे अवधारणाएं आपकी अधिक से अधिक स्पष्ट हों, इस पर आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से रहना, मेरे को लगता है कि आधी लड़ाई हम जीत सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट से अपने कार्य को करके। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा कि आप सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने प्रयासों को सघन बनाइए, दिन प्रतिदिन मेहनत कीजिए और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। यूपीएससी में सब्जेक्ट का जो चयन होता है, विषयों का जो चयन करते हैं, वो किसी भी कैंडिडेट को या उम्मीदवार को कैसे करते हैं? मेरा ये मानना है कि यदि आपकी जो ग्रेजुएशन में आपका कोई सब्जेक्ट रहा है, जैसे कि किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, और किसी का लिटरेचर का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर। तो यदि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर आपकी ठीक ठाक कमांड है तो आप उस सब्जेक्ट का भी आप इस यूपीएससी में आप अपना ऑप्शनल पेपर के रूप में उसका चयन कीजिए। और यदि आपकी ग्रेजुएशन के दौरान किसी सब्जेक्ट पर किसी कारणवश आपकी कमांड अच्छी नहीं है तो आप किसी ऐसे विषय पर जा सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है। जैसे कि मेरी रुचि बचपन से ही हिंदी सब्जेक्ट में थी और कविताएं मैं लिखता भी था, कविताएं मैं पढ़ता भी रहता था। तो कबीर, मीरा, इनके पद, सूर के पद मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे लगते थे। तो रुचि के कारण ही मैंने हिंदी लिटरेचर लिया और एमए भी मैंने हिंदी साहित्य में किया इसके पश्चात। तो मेरे को लगता है कि और स्कोरिंग भी था ये सब्जेक्ट, इसलिए मैंने हिंदी लिटरेचर का चयन किया। और कुल मिला के 3-4 कारक हो सकते हैं कि आपकी पृष्ठभूमि है क्या उस सब्जेक्ट में, दूसरा आपकी रुचि है क्या, और तीसरा वो सब्जेक्ट यूपीएससी की तैयारी में कितनी उपयोगिता रखता है। तो ये 3 फैक्टर पर आप अपना निर्णय ले सकते हैं इस संदर्भ में। कोई ऐसी हिंदी कविता जिसने आपको प्रभावित किया हो, जिसने आपको बहुत ज़्यादा आपके जीवन पे प्रभाव डाला हो, उसने सकारात्मक डाला हो, जिससे आपको प्रेरणा मिली हो, क्या आप हमें सुनाना चाहेंगे उसको? जी, किसी पोएट की। जी, एक शिवमंगल सिंह सुमन एक कवि रहे, प्रख्यात कवि हिंदी के। तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं, वो इस प्रकार हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो मेरा मानना है कि चलते रहिए, निश्चित रूप से एक दिन मंजिल आपको मिलेगी। ठीक है गौरव जी, आप ऊंचाइयों तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए। ये हमारा आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और आप एक बहुत ऊंचे प्रशासनिक अधिकारी पद पर जाएं कि जहां से आपके पास तमाम चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, अजीदा संभालना पड़ेगा, आपको तमाम चीज़ें संभालनी पड़ेंगी। तो वहाँ पर कभी हमारी भी मुलाकात होगी आपसे तो हमें भी ये कहने में गर्व होगा कि ये हमारे रिलेटिव हैं करके, तो हमें भी अच्छा लगेगा। आशा ही जीवन है, एक स्टेटमेंट कहा जाता है। आपको इतने संघर्ष के दौरान आशा निराशा तमाम मिली होगी। सबसे अधिक जो आपको आशाएं मिली, उम्मीद मिली, जहाँ से आप इस शिखर तक पहुँचे, और निराशा भी आपको मिली होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जीवन का एक फैक्टर है। तो आपके जीवन में सकारात्मक ऐसा कौन सा पद था जिसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया? नकारात्मक कौन सा पहलू था जिसने आपको परेशान भी किया? वो सकारात्मक पहलू की यदि मैं बात करूं तो मैं जैसे माता पिता का शुरुआत से ही जैसे विद्यालय शिक्षा के दौरान ही पूरा सपोर्ट रहता था मुझे, जो मैं करना चाहूँ, किताबें प्रोवाइड कराना, कपड़े प्रोवाइड कराना, कुछ भी, तो हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया है। और तैयारी के दौरान भी जैसे मेरे रिजल्ट शुरुआती दौर में नहीं आ रहे थे तो माता पिता हमेशा मेरे को भरोसा दिलाते रहते थे कि तू करेगा। तो ये मेरी तैयारी का एक सकारात्मक एक पहलू था। और सकारात्मक पहलू ये था कि जैसे जो विद्यालयी शिक्षा की मैं बात करूं तो मैं हमेशा से बेहतर था उसमें। जैसे शिक्षकगण भी मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे कि आप अच्छा करेंगे जीवन में। तो वो कुछ पल हैं जो मैं अपनी उपलब्धियां कहना चाहूँगा। तो सकारात्मक पहलू यही है। और निगेटिव पहलू की यदि बात करूँ तो तैयारी के दौरान कई मित्र ऐसे हो जाते हैं जो आपको हतोत्साहित करते हैं कि तू तो ये कर ही नहीं सकता। जैसे कि मेरे ही कुछ सहपाठी थे, तो मैंने उनसे जब कहा कि मैं अपनी तैयारी ये शुरू कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, तो वो मजाक बनाते थे मेरी कि ही लाल बत्ती में घूमेगा, तो ऐसे हंस करके मॉक करना मुझे। और कहते थे कि कब बन रहा तो आईएएस, ऐसे चिंगोटी देके कब बन रहा तो आईएएस कहते थे मेरे से। तो अभी सुखद संयोग ऐसा रहा कि अब जब परिणाम आए मेरे तो फिर उनका भी कॉल आया जो मुझे मॉक कर रहे थे। ठीक। हाँ, मेरी बधाई दे रहे थे। फिर मैंने कहा याद है कब बन रहा तो आईएएस पूछा था तुमने, तो मैंने कहा बन गया मैं आईएएस। तो ये है कि
प्रयासों की निरंतरता रखे रहिए। अपने भगवान को, इष्ट देवता को याद करते रहिए बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना है कि परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है सिर्फ मेहनत पर। तो हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, परिणामों के बारे में ज़्यादा ना सोचकर सब कुछ उस सृष्टा पर समर्पित कीजिए। तो समर्पण कीजिए, अच्छे भाव से मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। हमें सका छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का भी नियम है, अगर हम किसी खेत में अगर जो बीज डालेंगे उसी को उगा देंगे, अगर खाली छोड़ देंगे तो घास फूस ही उगाती है। ये भी प्रकृति के है नियम, इसलिए आपने सकारात्मक ही सोचा, सकारात्मक दिशा पर ही आप गए। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ पसंदें होती हैं, आपकी भी कुछ पसंद रही होंगी, आपकी किन किन क्षेत्रों में पसंद रही और क्या क्या रही, आपकी हॉबीज़ क्या क्या रही, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, मेरी जो हॉबी रही वो इस प्रकार थी। पहले पुस्तकें पढ़ना, जैसे मेरा विषय भी साहित्य है तो मैं कई उपन्यास, कहानियाँ इत्यादि पढ़ता रहता हूँ अभी भी। और इसके अतिरिक्त तो मेरी दूसरी हॉबी है सिंगिंग करना, और इसमें मैं कुछ भजन और कुमाऊनी फोक सॉन्ग ये गाता हूँ। तीसरी मेरी हॉबी है गिटार प्ले करना, गिटार बजाना मुझे बहुत पसंद है। और चौथी हॉबी ये है कि जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मुझे मेडिटेशन करना अत्यधिक प्रिय है। तो मेडिटेशन के विभिन्न फॉर्म मैंने जीवन में, जब मेरे रिजल्ट सामने नहीं आते थे, मैं नेगेटिव रहता था, तो उस समय मैंने लगातार मेडिटेशन का सहारा लिया कि मैं सकारात्मक रह सकूं। तो ये कुल मिला के ये सारी मेरी हॉबी है। मैंने एक चीज़ सुना है, यहाँ ये काकड़ी घाट में विवेकानंद का ध्यान, उन्हें ध्यान यहाँ लगाया था, तो वो कहते थे कि मेरा परमात्मा से साक्षात्कार हुआ है। आप इसी काकड़ी घाट के रहने वाले, नज़दीक में विवेकानंद का ध्यान साधना केंद्र जहाँ उन्होंने वो किया था ध्यान, तो कभी आपने उन जगहों पर जाके ध्यान या मेडिटेशन इस टाइप के काम किए? जी, ये मेरा मैं इसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस स्थान पर रह के अपनी ये तैयारी कर सका। अपना प्रारंभिक जीवन मैंने इस स्थान पर जिया, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो यहीं पर नीचे शिव मंदिर के बगल में यहाँ पर पीपल का पेड़ है, जहाँ पर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वहाँ पर मैं तो डेली जाता हूँ। शाम को मेरा जैसे तैयारी के दौरान रोज़ नियम था कि 6 से 6:30 बजे तक मैं मंदिर में जाता था। तो वहाँ पर मैं ध्यान भी करता था। ध्यान हालांकि मैं घर में करता था, वहाँ पे कभी कभार करता था, हफ्ते में एक आध बारी वहाँ पे भी ध्यान करता था। तो इससे क्या होता है, शांति आती है, आदमी सकारात्मक रहता है। तो कई बार जब परिणाम सामने नहीं आते हमारे, तो उन क्षणों में भी मोटिवेट बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी हेल्प मुझे ध्यान से निरंतर मिली यहाँ पर। और संगीत में आपने संगीत कौन सा नॉर्मल संगीत आप करते हैं, या फिर वैसा ये आपके ये वाला संगीत क्या बोलते हैं उसको? शास्त्रीय संगीत। नहीं, शास्त्रीय संगीत मेरी रुचि है शास्त्रीय संगीत में, लेकिन ये परिवेश के कारण मैं अभी वो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलूँगा, किसी गुरुजन से भेंट होंगी, तो निश्चित रूप से मैं उसे परस्यू करूँगा। और अभी मैंने ये जितना गिटार, कुमाऊनी फोक सॉन्ग ये सीखा हुआ है, ये सब मैंने ऑनलाइन ही यूट्यूब से कुछ क्लासेस करके, और एक म्यूज़िक एकेडमी करके उससे मैंने कुछ क्लासेस करके ये सीखा हुआ, ऑनलाइन ही सीखा। कहते हैं कि संगीत से मानसिक तनाव हट जाता है। जी, क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया? जी बिल्कुल, ये सही बात है। जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल करके। तो उसमें भी ये दिखा रखा था कि अगर आप राग यमन सुनेंगे तो उससे कैसे इफेक्ट होंगे शरीर में, राग भैरवी सुनेंगे तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए अंदर से तो राग भैरवी सुनिए। और अगर आपको जैसे मतलब रिलेशनशिप, आपको समाज के साथ या अपने प्रियजनों के साथ आपको रिलेशनशिप सही करना है, तो आप राग मधुमास सुनिए। तो इस तरीके की साइंटिफिक स्टडी में पढ़ रहा था। तो निश्चित रूप से यदि आप संगीत से जुड़े रहते हैं, और जैसे मैं ये किताब में लिखा था नादाधीनम जगत सुरमम, तो जो पूरा यूनिवर्स है ये भी एक संगीत में आबद्ध है। जैसे कॉस्मिक साउंड हम कहते हैं, ओम जो है यूनिवर्सल साउंड है। तो जब संपूर्ण यूनिवर्स ही एक संगीत में आबद्ध है, तो निश्चित रूप से हम भी इस यूनिवर्स का पार्ट है। तो संगीत हमें भी एक तरीके से यूनिवर्स के साथ एक समत्व में रखता है, उसे एक लयबद्ध में रखता है, एक रिदम में रखता है हमें। तो निश्चित रूप से संगीत जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हर किसी को इससे जुड़े रहना चाहिए। शिव जी का जो डमरू है उससे संगीत के अनेक नेत्र सुर। जी जी जी। तो आपके निकट ही भगवान शिव का मंदिर है जी। तो आप वहाँ कभी ऐसी साधनाएं करते थे शिव मंदिर में? जी हाँ, मैं
जैसे मैंने जो हमारे सनातन धर्म में जो विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स हैं, जैसे सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना, मंदिर जाके शिव के लिंग में जल चढ़ाना, तो ये सारे रिचुअल्स मैंने फॉलो किए हैं। निश्चित रूप से ये रिचुअल साइंटिफिक हैं और हमें बहुत फ़ायदा करते हैं। और यहीं पे भैरव मंदिर है, मैं वहाँ पे सिंदूर लगाता था डेली हर संडे। तो निश्चित रूप से ये रिचुअल्स जो पूरे साइंटिफिक हैं, इन्हें फॉलो करके हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। अजय गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल का युवा वर्ग या हमारे जो विद्यार्थी दौड़ रहे हैं वो इंटरनेट, सोशल मीडिया और इन चीज़ों को इतने व्यस्त हैं कि उनको पता नहीं है कि हमारे समाज में क्या है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का हमारी तैयारियों में कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उनको इससे कितने नज़दीक रहना चाहिए, कितने रहना चाहिए दूर, ये इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है। इसके सकारात्मक भी प्रयोग है, इसके नकारात्मक भी अपने आप में प्रयोग हैं कई सारे। जैसे नेगेटिव प्रयोग की बात करूँ तो डेली रील्स देखते देखते अपना समय व्यतीत करना, या लगातार फेसबुक पे बने रहना, एक वर्चुअल, एक आभासी दुनिया में बने रहना लगातार, कि लाइक मिल रहे हैं, कमेंट मिल रहे हैं, सब्सक्राइब मिल रहे हैं, मैं तभी खुश होऊंगा। तो हमने अपने जीवन को आभासी रूप में हम जीने लगे हैं, वास्तविक दुनिया को हम छोड़ने लगे हैं धीरे धीरे। जैसे अपने प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करना, ये हम धीरे धीरे भूलने लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये इसके नकारात्मक प्रयोग हैं। यदि मैं इसके सकारात्मक प्रयोग की बात करूँ तो जैसे देश दुनिया में अभी क्या घटनाएं हो रही हैं वो तुरंत हमारे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे मैं अपनी तैयारी की बात करूँ तो मैंने पूरी तैयारी अपनी ऑनलाइन लगभग पूरी तैयारी ऑनलाइन की है, तो ये इसका सकारात्मक प्रयोग है। तो मेरा मानना है कि यदि सोशल मीडिया को नियंत्रित तरीके से उपयोग किया जाए, कि ठीक है आप कुछ प्लेजर के लिए कभी आपको सोशल मीडिया पर कोई फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है आप वो भी कीजिए, लेकिन उसका एक समयबद्ध रूप से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और बजाय अननेसेसरी चीज़ों में उसका उपयोग करने के, उसको आप उसमें पॉडकास्ट देखिए, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे संतों के प्रवचन उसमें आते हैं, अच्छे अच्छे मनीषियों के, बुद्धिजीवियों के उसमें पॉडकास्ट आते हैं, तो आप वो सुनिए, अपनी नॉलेज इन्हांस कीजिए। तो आप जब भी कोई सोशल मीडिया पर कुछ उसकी विषय वस्तु आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ये विषय वस्तु मेरे जीवन को किस प्रकार लाभ पहुंचा सकती है। तो यदि वो लाभप्रद है तो आप उसे देखिए। यदि आपको लगता है कि ये मेरा समय व्यतीत करती है या मानसिक रूप से मुझे परेशान कर रही है, तो आप उसको आप मत देखिए। और आप ये कर सकते हैं कि यदि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर ज़्यादा समय आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कई सारी आजकल इस प्रकार की ऐप्स हैं कि वो इन सोशल मीडिया ऐप पर आपका समय सीमित कर देती हैं। जैसे कि 5 मिनट आपने इंस्टाग्राम पर बिताए या फेसबुक पर बिताए, तो वो अलार्म बजाना शुरू कर देंगी ऐप्स, या उसके बाद वो इंस्टाग्राम चलेगा ही नहीं। तो आप इस प्रकार की ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आत्मनियंत्रण। आप मेडिटेशन कीजिए, वहाँ से प्लेजर लीजिए, आप योगा कीजिए, वहाँ से प्लेजर लीजिए, ताकि आपको प्लेजर के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि की इतनी अधिक ज़रूरत ना पड़े। और अत्यधिक इन्फॉर्मेशन से बचिए, क्योंकि जब हम अत्यधिक इन्फॉर्मेशन हम ग्रैस्प करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम अपने स्वत्व को भूल जाते हैं। जो मेरा मानना है कि हर किसी के अंदर भी एक ज्ञान का भंडार है। जैसे हमें शंकर कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो ऐसे जो सूत्र वाक्य हैं ये बिल्कुल सही हैं। ज्ञान का भंडार हमारे अंदर है। अत्यधिक ये इन्फॉर्मेशन से आबद्ध होकर हम अपने सेल्फ को भूल जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करके सोशल मीडिया पर टाइम कम कीजिए, और जितना टाइम दे रहे हैं उसको गुणवत्तापूर्ण उससे सामग्री को आप कंज्यूम कीजिए। आपने इस यूपीएससी की तैयारी के दौरान कितने घंटे की रोज़ की तैयारी करी? मेरा लगभग 11-12 घंटे डेली मैंने 2020 से ये 25 तक दिया है। 11-12 घंटे मैंने डेली इसमें मेरा रूटीन इस प्रकार रहता था कि सुबह 5:30 बजे उठ जाना, तो 5:30 से 10 बजे तक मैं जीएस का कोई पोर्शन कंप्लीट कर लेता था। फिर मैं जैसे जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, नहाना वगैरह, पूजा, मेडिटेशन करके, फिर 11:30 से 2:30 बजे तक मैं कुछ क्लासेस वगैरह कर लेता था ऑनलाइन। तो फिर 2:30 से 3, 3:30 बजे का मेरा ब्रेक रहता था। फिर 3:30 से 6:30 फिर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह पढ़ता था। फिर 6:30 से 7:30 फिर मेडिटेशन वगैरह करके फिर एक सेशन 3 घंटे का मेरा और होता था। तो मोटा मोटी 11-12 घंटे मैंने कंसिस्टेंट निरंतर रूप से करीब 4-5 साल तक मैंने इसमें तैयारी को दिया है, और निश्चित रूप से वो उसने काम किया है, बहुत काम किया। जी, आपने बहुत मेहनत की इस वाले काम के लिए। सुबह का जागना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है? आजकल लोग सोए रहते हैं सुबह 7 या 8 बजे तक।
तो सुबह का जागना कितना फायदेमंद है? मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा भी आजकल लोग सोए रहते हैं जी। तो यदि आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं या 5 बजे उठ जाते हैं तो आप जीवन में उन लोगों से 4-5 घंटे आगे हो गए हैं जो 9-10 बजे उठ रहे हैं। जी। तो अगर आप ये 4-5 घंटे आप हार्ड वर्क कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप दुनिया के एक बहुत बड़े समुदाय से एक रेस में आप आगे हैं। तो आप निश्चित रूप से जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। जैसे सुबह हम उठते हैं तो एक तो एटमॉस्फेयर काफ़ी शांत होता है, तो यदि कुछ पठन पाठन की गतिविधियाँ करनी है, ध्यान इत्यादि की गतिविधियाँ करनी है या घूमने जाना है तो उसके लिए वो टाइम बहुत ही बेहतर है। तो निश्चित रूप से यदि आपको लीड लेनी है जीवन में, आपको कुछ हासिल करना है तो जो ब्रह्म मुहूर्त हम इसे कहते हैं तो इसका सदुपयोग करना बहुत ही जरूरी है। 5 से 5:30 उठ जाना। हाँ, उठ जाना बहुत ज़रूरी है। और आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा। आज की हमारी युवा पीढ़ी नशे के गिरफ्त में आ चुकी है, तो ये नशा हमारे मानसिक जीवन और जो हमारे अन्य गतिविधियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, हमारे अन्य कामों को प्रभावित कर रहा है। तो इस पर युवा वर्ग कैसे कंट्रोल कर सकता है? जी, मेरा मानना है विचार के अनुसार। जी, मेरा मानना है कि इसमें जैसे माता पिता का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। जैसे कि शुरुआती जब 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ रहा बच्चा तो उसकी गतिविधियों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि कहीं हमारा बच्चा ऐसी संगति में तो नहीं है जो नशे की गिरफ्त में है। और तो इसमें यदि 6ठी से 12वीं तक का या कॉलेज तक का माता पिता ध्यान दे रहे हैं प्रॉपर, तो और अच्छे संस्कार, अच्छे वैल्यूज़ दे रहे हैं, मूल्य दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है इस प्रकार के नियंत्रण से हम युवा पीढ़ी को जो है एक जो जहाँ बिगड़ने की उम्र होती है तो उसको हम थोड़ा संभाल सकते हैं। और यदि एक बार ग्रेजुएशन के दौरान एक बार समझ में आ गई कि ये चीज़ जो है ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, ये हमारी आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रही है। जैसे कि यदि मैं कुछ स्टडी पढ़ रहा था, जैसे कि आप यदि एक दिन शराब इत्यादि का सेवन करते हैं तो उसके बाद आप 1 हफ्ते तक ध्यान नहीं लगा पाएंगे। अच्छा। तो ये हमारी आत्मा को भी, शरीर को तो नुकसान पहुंचा रही है, आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रही है ये चीज़ें। तो इस प्रकार माता पिता का रोल, परिवार का रोल इसमें बहुत ही, मेरे को लगता है बहुत ही अहम है। शराब बहुत नुकसान कर रही है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप जी से, जी और शारीरिक रूप से भी नुकसान कर रही है बहुत ज़्यादा। जी। और ज़रूरी है कि आप एक अच्छी संगति में रहें, अच्छे मित्रों के साथ रहें, ऐसे मित्रों के साथ रहिए जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, ना कि ऐसे मित्रों से जो आपको नीचे ले जाते हैं। तो यही कर सकते हैं इसमें हम। जी, आपने अनमोल समय में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त हमें दिया, और दूसरा हम भी इस बात के साक्षी रहे कि आपसे मिले, तो इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने हमें समय दिया और हम आपके आभारी भी रहेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे आने वाले जीवन में आपसे मुलाकातें लगातार होते रहें, प्रेरणा हमें मिलती रहे, कुछ नए सुझाव हमें मिलते रहें, कुछ बातें आपसे हमारी हो जरूर, जिससे हम भी आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी रूम में मैंने अपनी पूरी यूपीएससी की जर्नी इसी रूम से मैंने तैयार की। जैसे कि सुबह उठना, फिर इसी टेबल पर मैं बैठता था, लगातार मैंने यहाँ पर अपना समय व्यतीत किया है। मैं इसे अपना ब्लैक होल भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं अक्सर जब चीज़ें रखता था वो गायब मिलती थी मुझे कभी कभी। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ मोटिवेशन कोट लिखे हुए हैं कि मैं हर एक मिनट जितना हार्डवर्क पुट कर रहा हूँ तो वो मुझे मेरे गोल के खिलाफ ले जा रहा है। तो ये नीम करोड़ी बाबा जी की यहाँ पर फ़ोटो है, ये स्वामी विवेकानंद जी का एक मोटिवेशनल कोट है यहाँ पर, ये श्री राम का कोट है। ये भी एक हमें मतलब जब उन्होंने गुस्सा होकर उन्होंने समुद्र को अपना तीर दिखाया था, तो ये उस समय की फ़ोटो है जब वो लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे। तो ये भी एक ताकत का प्रतीक है। ये मैंने श्रीमद् भगवत गीता में लगातार इसका अध्ययन करता हूँ। जब भी मुझे कुछ अपने जीवन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब चाहिए होते हैं तो मैं इससे मदद मांगता हूँ। और मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि मैं नोवेल वगैरह पढ़ते रहता हूँ, तो आजकल मैं ये धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता पढ़ रहा हूँ। सर, इसकी विशेष कहानी में क्या है धर्मवीर भारती की गुनाहों के देवता में? ये संक्षेप में थोड़ा सा। ये सुधा और संजय की कहानी है जी। तो एक प्रेम कहानी है मुख्यतः। और इसके अतिरिक्त तो मैं एक किंडल पे एक बुक पढ़ रहा था अभी, रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल करके। तो उसमें हमें ये बताया कि जैसे कि ये यूनिवर्स की एनर्जी के बारे में और हम उस एनर्जी से कैसे हेल्प ले सकते हैं, तो उसके बारे में हमें बताया है। और जो वैदिक धर्म में जो हमारे रिचुअल्स हैं उनके महत्व को उसमें समझाया है। तो वो मैं किंडल पे पढ़ रहा था, इस टैबलेट पे पढ़ रहा था। तो और ये मेरा, जब मैं थोड़ा बोर हो जाता, मेरा
एक पसंदीदा सॉन्ग है, ये जगजीत सिंह ने गाया था। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जी सुनाइए। तो इसके कुछ बोल इस प्रकार हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आपको दिखा रहे हैं गौरव छिमवान जी के सक्सेस के कुछ अनमोल मंत्र। श्री छिमवान जी का एक हंसता हुआ चेहरा हम में भी ताजगी भर दे रहा है। वो इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने कितनी अथक मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। अपनी ये उन्हें ऐसी गुफा बना रखी है जैसे हिमालय में बाबा लोग तपस्या में रहते हैं। उनके ये स्टडी रूम के कुछ अन्य चीज़ें और भी हम देखें, उनसे जानकारी लेते हैं। सही मेरी है नहीं अभी यहाँ पे जो कोर किताबें हैं। जी तुम बता दो थोड़ा सा। जी थोड़ा सा बता दीजिए। ये जैसे किताबों की बात करूँ तो ये मेरे मेंस के दौरान की कॉपियाँ हैं, और ये PYQ रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये मेंस की कैप्सूल सीरीज ये दृष्टि की तरफ से हमें प्रोवाइड करवाई गई थी, और ये निबंध दृष्टि, इससे मैंने अपने निबंध मैंने फॉलो किए थे। और जैसे कि मैं समय समय पर कुछ चीज़ें लिखता रहता था, तो जैसे मेरे गोल इत्यादि मैं इनको इस प्रकार से लिखता था कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, ऐसे करके। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में मेरे गोल क्या है, आर्थिक क्षेत्र में मेरे गोल क्या है, तो ये गोल मेरे स्पष्ट थे कि मैंने ये अचीव करना है करके। और ये मुझे दृष्टि की तरफ से ये गिफ्ट प्रोवाइड किया गया था जब मेरा सिलेक्शन हो गया था। इसके अतिरिक्त तो यहाँ पर ये हिस्ट्री की कुछ किताबें, एक गांधी जी की किताब सत्य के प्रयोग, तो ये सब कुछ है। अभी यहाँ पर अभी कुछ किताबें हैं नहीं यहाँ पर, वो जैसे बड़े भाई के रूम पे हैं दिल्ली, तो मंदिर, ये हमारे घर का मंदिर है, तो इसके सामने बैठ के मैं ध्यान करता था। जैसे पहले मैं ये फॉलो करता था कि पहले तो जो जैसे दुर्गा सप्तशती के कुछ अंश जैसे कि अर्गला स्रोत, कवच, और इसके अतिरिक्त कुंजिका स्रोत में ये पढ़ता था पहले। उसके पश्चात में हनुमान चालीसा, वर्णमानल स्तोत्र और गुरु वंदना ये फॉलो करता था। फिर उसके पश्चात में जैसे कि कभी कुछ जप कर ली, गायत्री जप कर ली, 1-2 माला गायत्री जपता था। फिर उसके पश्चात में मेडिटेशन करने बैठता था। तो मंत्रों की अपनी एक विशिष्ट शक्ति होती है, वो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं मंत्र। तो हमें जैसे हमारे मन में चीज़ें घटित होंगी तो उसी प्रकार वो भी व्यवहार में प्रतिफलित होती हैं। तो यदि हम मंत्रों से अपने मन को शांत कर लें तो हमारा जो व्यवहारिक जीवन है ये भी उससे उन्नत होता है। तो उसके पश्चात में जैसे ये सुखासन पर बैठ के अपनी श्वास पर फोकस करते हुए, जैसे पहले तो खुद को ये यकीन दिलाता था कि नेति नेति करके एक वाक्य है जो वेदों में हमें दिखाई देता है कि नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं, यानी कि मैं शरीर भी नहीं हूँ और मैं विचार भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही यूनिवर्स हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये चीज़ें अपने को मैं कुछ अफर्मेशन सब खुद को कहता था। तो उसके पश्चात ब्रेथ पे फोकस करते हुए जैसे काउंट करता था 1 से लेकर 10 तक। तो फिर मेरी ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन की करीब 10-15 मिनट की एक जर्नी, ये रोज़ मैंने इसे फॉलो किया है। तो इसने मुझे बहुत ही अच्छे परिणाम दिए। गौरव छिमवान जी के पिताजी की जो शॉप है उसका एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। श्री छिमवान जी से मैं ये कहूँगा कि उनने यहाँ पर व्यवसाय कब से शुरू किया और उनका यहाँ पर कैसा व्यवसाय चलता है, उसके बारे में बताएंगे आप मुझे। व्यवसाय हमारा बहुत पुराना है। पिताजी के समय से हमारी दुकान थी, और जब मैं पैदा नहीं
पैदा हुआ हूँगा तब से मैं हमारी ये दुकान है। तो इसी दुकान से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मोटिवेट किया, जो भी मैंने किया इसी दुकान से ही किया। और क्या कहते हैं, दुकान का मुझे बहुत पुराने से, बचपन से ही अच्छा ज्ञान है दुकानदारी का। और हमारे समय में बहुत नौकरियां थी, लेकिन मैं नौकरी में न जाते हुए क्या कहते हैं, मेरे साथ वाले सभी अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। तो पहले हमारी बहुत अच्छी दुकानदारी थी, एक मतलब बहुत सामान यहाँ से सेल होता था। अब गांव में रोडें चले गई, जहाँ रोड गई वहाँ गाड़ियाँ गई, और लोग पलायन भी हो गए यहाँ से, सारे लोग बाहर चले गए हैं। और क्या कहते हैं, दुकानदारी का थोड़ा स्कोप यहाँ पर कम हो गया है। और मैंने जो भी दुकान से कमाया और क्या कहते हैं, बच्चों पर खर्च किया, बच्चों की बिल्कुल हतोत्साहित बिल्कुल नहीं किया कि मेरा इतना पैसा खर्च हो रहा है और अब मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। अगर वो मुझे 500 रुपये मांगते थे, मैं 600 रुपये देता था, एक्स्ट्रा खर्च अलग से देता था। और 3 बच्चे हैं और बड़ी लड़की है, लड़की भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी उसने, इसमें पैरामेडिकल किया था उसने, आई टेक्नीशियन है। और बड़ा लड़का सिविल इंजीनियर है और अभी दिल्ली में है, और उसकी भी पढ़ाई अच्छी हुई। और ये छोटा पढ़ ही रहा था, हमने भी कभी इससे ये नहीं कहा कि तेरी नौकरी नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इतना खर्च हो गया, ये हो गया। मैंने कहा बच्चों के लिए कमाना है, बच्चों के पर ही खर्च करना है जी। ये मेरी दुकानदारी का वसूल जी। छिमवान जी, आपने अपने व्यवसाय के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप मेरे नज़दीकी रिलेटिव हैं। हाँ, जी जी। लेकिन मैं आपसे पर्दे में पीछे हूँ। जी 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 जी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। जी, जी। आपकी जो शॉप है उसका एक छोटा सा अंश मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। हाँ, एक मैं रिकॉर्ड दिखा दूँ इधर पर आपको। गौरव छिमवान जी की जो सामने महिला दिखाई दे रही है, माता जी हैं उनकी, तो वो भी अपने पति के साथ इस व्यवसाय की थी। उनने उनके साथ कब से व्यवसाय करना यहाँ पर आरंभ किया, जरा उनसे एक संक्षेप में जानकारी हम चाहेंगे। दुकान तो पहले ससुर जी के ज़माने से ही करते थे। मेरे को यहाँ पर आए 25 साल हो गए हैं। 25 साल से मैं यहीं पर हूँ। गौरव जब छोटा था, इसका छोटा लेके आई थी। अच्छा। अच्छा, हमारे साथ इस समय श्रीमती चंपा देवी हैं, जो गौरव छिमवान जी के पड़ोस में रहती हैं। आपको गौरव जी का व्यवहार कैसा लगता था बचपन से आज तक? अच्छा लगता। अच्छा। अच्छे थे। अच्छा लगता था। हाँ, हमारे साथ बहुत व्यवहार अच्छे करते थे। आपको कभी सहयोग भी करते थे? हाँ। अच्छा, ठीक। आप उनको बधाइयाँ देंगे? हाँ जी, आप जरा बोलिए, बधाइयाँ बोलिए। गौरव बहुत गौरव बहुत धन्यवाद। बधाइयाँ। धन्यवाद आपको बहुत। हाँ। ये मेरा घर है जहाँ पर रह के मैंने अपनी जो प्रारंभिक जीवन जिया, बचपन से अब तक की पढ़ाई संपादित की, और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी भी मैंने इसी स्थान से की। ये हमारी शॉप है और ये यहाँ पर ये स्थान, ये चाय की दुकान है यहाँ पर, और इसी में अंदर मेरा कमरा है जहाँ मैं पढ़ाई करता था। हाँ जी, जो आपका बिजनेस व्यवसाय है यहाँ पर पिता के साथ, आप भी सहयोग करते थे व्यवसाय करने में? जी बिल्कुल। मैं भी जैसे बचपन से ही मुझे दुकानदारी का थोड़ा बहुत आइडिया है। मैं बैठता हूँ दुकान में, अभी भी बैठता हूँ। परसों यहाँ पर सोमनाथ मिला था, मैं यहाँ पर तरबूज बेच रहा था। जी। तो निश्चित रूप से मैं जब भी होता है, मेरे को खाली समय होता है या पापा को जब जरूरत होती है, जब भीड़ हो जाती है दुकान में, तो मैं अपना सहयोग देता हूँ। ये यहाँ पर रामलीला ग्राउंड है, पीछे मेरे रामलीला मंच है। इस स्थान से मेरी बचपन की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं।
जैसे कि इस ग्राउंड में ही हम शाम को क्रिकेट खेला करते थे बाल्यावस्था में। उसके पश्चात जैसे यहाँ पर रामलीला का मंचन होता था अक्टूबर-नवंबर के दौरान, तो उसमें मैंने भी बहुत प्रतिभाग किया। शत्रुघ्न भरत का रोल किया, बड़े भाई लक्ष्मण का रोल करते थे, पिताजी जनक का रोल करते थे। तो इस तरह की कुछ यहाँ की यादें जुड़ी हुई हैं इस स्थान से। जैसे यहीं पर हम क्रिकेट खेला करते थे, कभी इस जो प्रारंभिक स्कूल था मेरा, वहाँ के कुछ प्रोग्राम्स होते थे, रैली इत्यादि का आयोजन भी इसी स्थल पर होता था। तो निश्चित रूप से इस स्थान से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और ये ज़िंदगी के इस यात्रा में काफ़ी मेरा अहम पड़ाव इस स्थान पर। ये रामलीला का मंच है, तो इस स्थान पर मैंने बचपन में बहुत अभिनय किया है। जैसे कि एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि जो लक्ष्मण परशुराम संवाद रामलीला में एक विशेष महत्व रखता है, तो उसमें जैसे लक्ष्मण जी को परशुराम की किसी बात पर क्रोध आ जाता है, तो वो उठते हैं और कहते हैं, कहीं जनक अस अनुचित बानी, कहीं जनक अस अनुचित बानी, कुल को दाग लगाता है, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, यह मन मेरे आता है। गौरव जी, आपके जीवन में राम कण कण में समाये हैं। आपने अपने जीवन में आराम नहीं दिया, बंद बस राम राम ही कहते रहे, राम राम कहते अपनी गाड़ी आगे को निकालनी। बिल्कुल। राम जी का आशीर्वाद आपको इस मंच से मिला है, ये आशीर्वाद आप पर हमेशा बरकरार रहे, ये हम श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं। ये मेरा प्राथमिक विद्यालय है। इसी विद्यालय से मैंने 1 से लेकर 5वीं तक की अपनी जो है कक्षाएँ वो संपन्न की थी। श्रीमान किशन ढोंडियाल जी और जानकी ढोंडियाल जी ने हमारे यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर हमारी ली। और जैसे इस विद्यालय ने जो मूल्य विकसित करने में किसी भी बच्चे के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है, तो निश्चित रूप से सर का, मैम का और इस विद्यालय का मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। चाहे तो मेरी इस कक्ष के अंदर होती थी, उसके साथ 1 से 5वीं तक की कक्षाएँ जो है इसके अंदर हुई। और जैसे कि अपने सहपाठियों की बात करूं तो दलीप, विनोद और सुधीर, बालम, ये सब लोग मेरे सहपाठी थे। निश्चित रूप से आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस विद्यालय के साथ मेरी। काफ़ी योगदान है इस विद्यालय का, जो भी आज मैं हूँ इसे बनाने में। प्रतिदिन इसे अपनी जो नियमित पूजा पाठ होती है उसमें शामिल करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिविर देवै सदा वंदिताम, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहाम। जो सामने विद्यालय दिख रहा है, ये मेरी 9वीं 10वीं कक्षा मैंने यहीं से संपादित की अपनी। और यहाँ पर उस समय एक राम सिंह सर हुआ करते थे, वो प्रिंसिपल थे, और सरस्वती मैडम थी यहाँ पर, तो वो हमें हिंदी पढ़ाती थी और राम सिंह सर अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो हालांकि उस समय सारे टीचर्स यहाँ पर उपलब्ध रही थे। ये जो बिल्डिंग आप अभी देख रहे हैं ये वाली, तो ये तब नहीं बनी थी, ये जब हम यहाँ से पास आउट हो गए थे उसके बाद बनी है। तो हमारा पहला बैच था ये, तभी उच्चीकरण हुआ था इस विद्यालय का। तो 9वीं 10वीं की कक्षाएँ मैंने यहीं से संपादित की। विनोद, जगत, मनोज, ये सब मेरे अभिन्न मित्र हुआ करते थे। आज भी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी। जैसे 10th हमारा पहला बैच था यहाँ से, तो 10th में मेरी 75% बनी थी। तो उस समय जो सभी सहपाठी थे उनसे सबसे ज़्यादा थी वो। तो कक्षा में प्रथम आया था। तो टीचर्स यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के अवेलेबल थे, बाकी मैथ्स, साइंस, ये सारी हमने अपने स्तर से ग्रुप बना कर के ये ऐसे ही की थी। और ट्यूशन्स का यहाँ पर कोई विकल्प नहीं था। मुख्यतः मुझे मेरे बड़े भाई ने और दीदी ने मुझे गाइड किया और एक बेहतरीन जो है परसेंटेज मैंने हासिल की। यही आपको याद आएंगे जब उनकी महादेव मंदिर काकड़ी घाट में खड़े हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही पावरफुल स्पेस है ये। यहाँ पर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु भाई अखंडानंद जी के साथ यहाँ पर आए थे। तो यहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी तपस्या की और उन्हें ये अनुभूति हुई कि जैसे नाथपंथ की एक उक्ति है, जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे। का शिव मंदिर है, करकटेश्वर महादेव मंदिर। तो इस स्थान पर मैं जैसे रोज़ शाम को आया करता था और
हमेशा यहाँ पर शिव स्तुति किया करता था। अमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। काकड़ी घाट नामक स्थान पर स्वामी विवेकानंद ध्यान कक्ष में उपस्थित हैं। सामने रामकृष्ण परमहंस जी, शारदा माँ और स्वामी विवेकानंद जी का चित्र हमारे समक्ष उपस्थित है। ये काफ़ी पावरफुल और एनर्जाइज्ड स्पेस है। यहाँ पर बहुत सारे जो भक्तगण हैं वो आते हैं, ध्यान अपना यहाँ पर संपादित करते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। और मैं भी तैयारी के दौरान रोज़ शाम को यहाँ पर मेरा एक नित्य सत्र होता था ध्यान का, और मैं यहाँ पर आता था, ध्यान लगाता था। बहुत ही एक आनंद की अनुभूति मुझे यहाँ पर होती थी। विवेकानंद जी को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, विवेकानंद का बोधगया कहे जाने वाले काकड़ी घाट नामक स्थान पर अवस्थित है। जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है वो पीपल का पेड़ है। ये ज्ञान वृक्ष से हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओरिजिनल जो पीपल का पेड़ था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी विशाल था, और उसकी उम्र पूरी हो गई थी तो काफ़ी जर्जर स्थिति में वो हो गया था। ये जो अभी मेरे पीछे पीपल का पेड़ है, ये उसका क्लोन तैयार किया है श्रीमान एप्पन सर ने, जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में अपने कार्यों को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने इसका क्लोन तैयार किया। तो स्वामी जी के शिक्षाओं से, स्वामी जी के जीवन से मैं भी लगातार स्वयं को प्रेरित रखता था। जैसे उनकी कुछ शिक्षाएं इस प्रकार हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और दूसरी शिक्षा उनकी इस प्रकार है कि स्वयं को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। और इस प्रकार दरिद्र नारायण के उदाहरण वो देते हैं कि अगर आप संसार में खुशियाँ बांटेंगे, जो भूखे को भोजन कराएंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो ये काफ़ी भारत में उस चुनिंदा स्थानों पर एक है जहाँ पर जो एक चुंबकीय बेल्ट होती है, वहाँ पर से कुछ चुंबकीय किरणें यहाँ पर उपस्थित होती हैं, हमें अनुभूति होती है उनकी। मंदिर है। बटुक भैरव का तात्पर्य है कि शिव की चाइल्ड वाली फॉर्म, यानी कि बटुक भैरव जो होते हैं वो बच्चे वाली फॉर्म है भैरव की, जबकि काल भैरव जो है वो एक अग्रेसिव फॉर्म है शिव की। और जैसे मैं काल भैरव अष्टक स्तोत्र की कुछ पंक्तियाँ कहूँ तो दैवराज सेव्यमान पावनाघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे मुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारो विग्रहं भक्तवत्सलं स्तं समस्तु लोक विग्रहं वैनिक्वणन्तनोग्य हेम किंकिणीर सत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कोसी नदी है और जो इधर से छोटी नदी आके इसमें मिल रही है ये सिरौता नदी है। कोसी नदी का उद्गम हम इधर बागेश्वर ज़िले के धार पहाड़ी से मानते हैं और सिरौता नदी एक स्थानीय नदी है। बरसात में ये दोनों नदियाँ विकराल रूप धारण कर लेती है। 2010 की आपदा की बात करूँ तो जो सामने उधर रोड दिखाई दे रही है तो वहाँ तक पानी था और इधर मंदिर तक पूरा पानी भर गया था। तो बरसात के समय में खूब पानी रहता है इनमें। और जैसे जीवन रेखा कहेंगे हम इसे आमतौर पर इस क्षेत्र की, जैसे बहुत सारी पंपिंग योजनाएं हैं इस नदी से। जैसे पजीना गांव को सेर पंपिंग योजना जाती है और बहुत सारे क्षेत्रों को यह पानी प्रदान करती है यह नदी। निश्चित रूप से यह कुमाऊं क्षेत्र की इसे हम जीवन रेखा कहेंगे। एक उद्बोधन परक शेर की आपको दो पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। भंवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, यूँ कब तक चलोगे किनारे किनारे,
रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, यदि सर में सौदा है तो दीवार में दर बनता है। जी, आपके साथ इस एक सक्सेसफुल भेंट वार्ता में जो हमारी मुलाकात हुई, अब हम भी रोमांचित हो गए, हमारा भी कण कण रोमांचित हो गया है। मैं अपने सहयोगी श्री दीपक बरगंदी जी के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने अनमोल समय में से हमें कुछ समय हमें दिया। इसके हम आपके उज्जवल भविष्य के हार्दिक मंगलमय भावनाओं के साथ आपको बधाइयाँ देते हैं। धन्यवाद। करकटेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी हैं, इन्हें यहाँ पर लगभग 5-6 साल हो गए हैं। तो जब से यहाँ पर आए हैं, इनने काफ़ी यहाँ की व्यवस्था में सुधार किया है, जो हम अपने समक्ष देख पा रहे हैं। तो पंडित जी, तैयारी के दौरान में यहाँ आते रहता था, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? ये भाई यही टाइम में आता था यहाँ, और बस यहाँ बैठते थे हम थोड़ी देर, तो उसके बाद से पूजा पाठ करता था या आरती वारती का समय होता था, आरती में रहता था। तो उसके बाद से फिर 10-20 मिनट बैठता था, उसके बाद से फिर जाता था। कभी भैरव बाबा के ऊपर सिंदूर करता था। आप इन्हें क्या आशीर्वाद और बधाइयाँ देंगे? ये तो हमारा आशीर्वाद ही है। अच्छा, ये मेरा भाई है। शिव कैलाशों